कल हमने देखा किस तरीके से समर उन दोनों की लड़ाई देख रहा था। तभी एक दूसरे ने उन पर हमला किया और वो दोनों एक दूसरे के हमले से घायल हो गए। तभी समर उनके बीच में पहुंच गया। वो दोनों समर को लालच देने की कोशिश कर रहे थे। क्रिम्सन फायर का स्टूडेंट भी समर को लालच दे रहा था। वो कह रहा था कि वो उसे माला माल कर देगा। वहीं अब्दुल भी समर को ऑफर दे रहा था कि वो उसे एक एम्पर लेवल की तकनीक दे देगा। अब देखना यह था कि समर किसकी बात मानेगा। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 195 में मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं और सीक्रेट घर जमाई कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कौन सी जगह से इंडिया में हमारी कहानी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 195। लेकिन आगे से समर दोनों के पास गया और हंसकर बोला, तुम्हारे वादे खोखले हैं। मैं तुम लोगों के साथ हाथ मिलाने से अच्छा ये करूंगा कि मैं तुम्हें मारना पसंद करूंगा। उसकी बात सुनते ही शिवम का अहंकार जाग उठा। उसने घमंडी आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते। मेरे मास्टर इस ग्रह के शासक हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा इस ग्रह पर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। उसको उम्मीद थी कि समर उसके मास्टर का नाम जरूर सुनकर डर जाएगा, लेकिन आगे से समर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे मास्टर ही तो मेरी समस्या है। वो इस टाइम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कहते हुए उसने अपनी फायर एम्परर तलवार निकाली और एक झटके में शिवम का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी यह हरकत देखकर अब्दुल की आंखों में दहशत भर गई। वो समझ गया कि ये युवक दया नहीं करना जानता है। लेकिन वहीं समर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने अपने भक्षक ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया। उसकी आंखें काली पड़ गई और उसके सिर के ऊपर एक ब्लैक होल बन गया। उसने शिवम के ज्वालामुखी ब्लड लाइन टोटम को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। विशाल ज्वालामुखी की छाया उस ब्लैक होल में समा गई। समर का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा और हड्डियां गोल्डन हो गई। उसके डेंटियन में स्पिरिचुअल नाभिक फिर से बन गया था। समर ने खुशी से दहाड़ कर कहा, ओह, मेरी पावर वापस आ गई। उसने अपनी आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल की खोई हुई पावर वापस हासिल कर ली थी। अब बारी अब्दुल की थी। समर मुड़ा और अब्दुल की तरफ चल पड़ा। वहीं उसको अपनी तरफ आता देखकर अब्दुल ने गिड़गिड़ा कर कहा, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन समर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब्दुल समझ गया कि भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत बटोरी और मुंह से एक काली स्पिरिचुअल खोपड़ी छोड़कर हमला कर दिया। यह एक घातक स्पिरिचुअल हमला था, लेकिन समर को उसके इस हमले की अब कोई परवाह नहीं थी। उसने उपहास करके दहाड़ कर कहा, चौथी दहाड़ बिजली शेर। तभी बिजली से बना एक विशाल शेर समर के सामने प्रकट हुआ। गरजते हुए अब्दुल के इस काली खोपड़ी से टकरा गया। बिजली इस शैतानी ताकतों की नेचुरल दुश्मन थी। खोपड़ी राख हो गई और अब्दुल को करारा झटका लगा। उसने अविश्वास से बड़बड़ा कर कहा, बिजली की पावर, यह कैसे संभव है? लेकिन उसकी बात का जवाब देने के बजाय समर ने ठंडे स्वर में कहा, अलविदा दोस्त। और यह कहकर उसने अपनी तलवार उसके दिल में उतार दी। लेकिन इस बार समर ने अब्दुल के ब्लड लाइन टोटम को नहीं सोखा, क्योंकि वो दूषित और शैतानी था। सबूत मिटाने के लिए उसने अपनी गोल्डन ज्वाला से दोनों की डेड बॉडी को जलाकर राख कर दिया। अंत में समर ने जमीन से वो चीज उठाई जिसके लिए सब हुआ था, सुप्रीम स्पिरिचुअल फल। ये एनर्जी से स्पंदित हो रहा था। तभी काला पीला समर के पैरों से लिपट गया। उसने भौं भौं करके कहा, समर, मेरे साथ इसे बांट लो। मुझे भी अपनी ताकत वापस चाहिए। लेकिन आगे से समर ने हिचकिचा कर कहा, पिल्ले, अगर मैं इसे पूरा खा लूं तो मैं आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल पर पहुंच जाऊंगा। बांटने पर हम दोनों सिर्फ आत्म हेवन एम्परर किंगडम के 8वें स्टेज पर ही पहुंच पाएंगे। वो पिल्लो को भी निराश नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसको जल्द से जल्द आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल पर पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन तभी पिल्ले ने उसको तर्क देकर कहा, लेकिन समर, तुम यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड पायल और कियारा को ढूंढने आए हो। जब तक मेरी नाक की पावर वापस नहीं आती, मैं उन्हें इस विशाल जगह में नहीं ढूंढ पाऊंगा ना। पिल्ले का तर्क बिल्कुल सही था। अपने परिवार को ढूंढना समर की सबसे पहली प्रायोरिटी थी। इसलिए पिल्ले की बात से सहमत होकर उसने गहरी सांस ली और तलवार उठाई। उस कीमती फल को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया। सुप्रीम स्पिरिचुअल फल वो कुंजी थी जो समर को आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल पर पहुंचा सकती थी। उसे इसे आधा आधा करने का अफसोस तो था, लेकिन काले पिल्ले की मदद के बिना उसकी मंजिल अधूरी ही थी। समर ने फल का आधा हिस्सा पिल्ले की ओर बढ़ाकर कहा, पिल्ले, चलो इसे जल्दी से परिष्कृत करें, अपनी ताकत बढ़ा ले, फिर हमें वापस काम पर लगना है। अभी उन्हें एकांत की जरूरत थी। जंगल की गहराई में उन्हें एक आदर्श गुफा मिली,
जो 1000 मीटर चौड़ी और बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन उस पर पहले से एक फाइटर का कब्जा था। वो एक आत्महैन केवल राक्षस टाइगर था, 30 मीटर लंबा, लाल फर और पहाड़ी जैसे पंजों वाला ये जानवर जंगल का किंग था। समर और काले पिल्ले को देखकर उस टाइगर ने दहाड़ कर कहा, मानव, तुमने मेरे एरिया में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? ये कहकर उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट आ गया। लेकिन उसके इस किलिंग इंटेंट से डरने की बजाय समर ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं, या तो चुपचाप यहां से चले जाओ, या मेरी तलवार का शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। समर की धमकी सुनकर टाइगर जोर से हंसा। उसने हंसकर कहा, एक तो इंसान मुझे धमकी दे रहा है। यह कहकर उसने अपना विशाल पंजा उठाया, जिसमें हवा को चीरने की पावर थी। समर पर वार कर दिया। उसके इस वार के प्रेशर से ही आसपास की चट्टानें चटक गई, लेकिन समर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपने मोर्टल बॉडी को सक्रिय किया। उसका शरीर गोल्डन रोशनी से चमक उठा। उसने चिल्लाकर कहा, स्ट्रैंगल हेल्प फेस्ट, और एक पंच टाइगर की तरफ दे मारा। समर का एक ही मुक्का टाइगर के पंजे से जा टकराया। कड़क हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। टाइगर दर्द से चीख उठा। इससे पहले कि वो संभल पाता, समर ने दूसरा वार कर दिया, जो टाइगर की छाती के आर पार हो गया, और एक ही पल में जंगल का किंग ढेर हो चुका था। इसके बाद समर ने टाइगर का पेट चीरकर उसका राक्षसी कोर निकाला, पिल्ले की तरफ फेंक कर कहा, यह तुम्हारा नाश्ता है। अब साधना का समय था। समर ने फल का टुकड़ा खाया और स्वर्गीय अमर मंत्र जाप शुरू कर दिया। फल की अपार एनर्जी उसके रोम रोम में दौड़ गई। उसके स्पिरिचुअल नाभिक पर अब जो संख्या थी वो बढ़ने लगी थी। अंत में 8 संख्या पर वो पहुंच चुकी थी। तभी जब समर ने आंखें खोली तो हवा में कंपन हुआ। अब वो आत्म हेवन एम्पर के 8वें स्टेज पर पहुंच चुका था। वहीं उसी समय उसके बगल में ध्यान लगा रहे काले पिल्ले के ऊपर एक विशाल एंशियंट कुत्ते की परछाई उभर गई। वो भी अब 8वें स्टेज में पहुंच चुका था। तभी समर ने काले पिल्ले की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, अब हम तैयार हैं, चलो टिया को अलविदा कहकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। काले पिल्ले ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर वो वापस ग्रेटर इंद्रदेव शहर की तरफ चल पड़े। लेकिन जब वो ग्रेटर इंद्रदेव शहर पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। शहर में सन्नाटा नहीं बल्कि मौत का शोर था। हवा में खून की गंध फैल गई थी। शहर के 3 प्रमुख परिवार, चौहान, शर्मा और कुमार परिवार का नामो निशान मिटा दिया गया था। हजारों लाखों लोगों की सूखी लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। उनकी आत्मा और खून को चूस लिया गया था। यह भक्षक शैतान का काम था, एक एंशिएंट दुष्ट आत्मा, जिसने शहर के जूनियर मास्टर हर्षित के शरीर पर कब्जा कर लिया और उसकी अपनी पूरी ताकत पाने के लिए एक के बाद एक परिवार को निगल रहा था। अब वो आत्म हेवन एम्परर के 9वें स्टेज पर था और उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। इस समय उस शैतान ने लालची नजरों से ठाकुर हवेली की तरफ देखकर कहा, ओह, अब तो सिर्फ ठाकुर हवेली बची है। वो काली बिजली की तरह ठाकुर परिवार के आंगन में उतरा और उसने वहां की गंध को सूंघ कर कहा, ओह वाह, इतना स्वादिष्ट खून। उसने हाथ उठाए और एक अदृश्य पावर से ठाकुर परिवार के हेड मतलब टिया के पापा को हवा में उठा लिया। देखते ही देखते मुखिया का शरीर सूख कर काटा हो गया। ये देखकर टिया का दिल दहल गया था। उसने चिल्लाकर कहा, पापा। वो और वैष्णवी एक कोने में दुबक गई थी, डर के मारे कांपने लगी थी। वहीं शैतान ने पूरे ठाकुर परिवार को खत्म कर दिया। हजारों साल पुराना परिवार मिनटों में राख हो चुका था। अब उसकी नजर उन 2 सुंदर यूतों पर टिक गई थी। वह उनकी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी आसमान से एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, उसे छोड़ दो, वरना मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सभी ने जब उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर समर खड़ा था। उसकी आंखों में अंगारे चमक रहे थे। टिया ने जैसे उसे देखा तो उसके चेहरे पर राहत और डर का भाव आ गया। उसने चिल्लाकर समर से कहा, समर भाग जाओ, ये शैतान बड़ा ताकतवर है। लेकिन समर ने उसकी एक नहीं सुनी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी शैतान ने उसे घूर कर कहा, तू कौन है कीड़े? आगे से समर ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम खुद सुसाइड कर लो या फिर मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। समर की बात सुनकर शैतान क्रोध से पागल हो गया। उसने एक विशाल शैतानी हथेली बनाई जो आकाश को ढकने लगी और चिल्लाकर बोला, ठीक है तो फिर मरो। आगे से समर ने अपने स्टैंगल हेल फिस्ट से पलटवार किया। उसकी गोल्डन और काली एनर्जी का मिश्रण उस शैतानी हथेली से जा टकराया और उसमें छेद करता हुआ निकल गया, जिससे शैतान को एक कदम पीछे हटना पड़ा। वहीं टिया की आंखों में यह देखकर चमक आ गई कि समर ने उसे पीछे धकेल दिया था।
वहीं शैतान अपमानित महसूस कर रहा था। उसने मुंह से एक काली शैतानी तलवार थूकी। समर ने आगे से अपनी फायर एम्परर तलवार निकाली। लाल आग ने काली तलवार को हवा में पिघलाकर वाष्प बना दिया। जब शैतान ने देखा कि वो समर को नहीं हरा सकता, तो उसने अपनी दिशा बदली और वैष्णवी पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही वैष्णवी के सामने वो ढाल बनकर खड़ा हो गया और शैतान के पंच को अपनी फिस्ट से ब्लॉक कर दिया था। इस बार शैतान 2 कदम पीछे हटा। उसका हाथ सुन्न हो गया और तभी शैतान ने बड़बड़ा कर कहा, यह लड़का नॉर्मल नहीं है, मुझे इस पर अपना सबसे पावरफुल हमला करना पड़ेगा। ये सोचकर उसने अपना ब्रह्मास्त्र काला शैतानी पताका निकाल लिया। ये एक हाई लेवल का शापित खजाना था, जिसमें लाखों तड़पती आत्माएं कैद थी। जैसे उसने झंडा लहराया, एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। ये एक स्पिरिचुअल हमला था। उसकी चीख की आवाज सुनकर टिया और वैष्णवी के कानों से खून बहने लगा। तभी शैतान ने जोर से हंसकर समर से कहा, मैं तेरी आत्मा को इस झंडे में कैद कर लूंगा। आगे से समर ने उपहास करके कहा, बेवकूफ, तुमने गलत दुश्मन से पंगा ले लिया है। यह कहकर समर ने अपने मस्तिष्क की गहराइयों से फायर ड्रैगन की आत्मा को जगाया। एक विशाल ईश्वरीय ड्रैगन का साया समर के पीछे उभरा। उसने मुंह खोला और ईश्वरीय ड्रैगन ज्वाला की एक धार छोड़ दी। ये बिल्कुल पवित्र आग थी। जैसे ही ये शैतानी धुंध से टकराई, सब कुछ जलने लगा। वो काला शैतानी झंडा जिस पर शैतान को इतना घमंड था, एक ही पल में राख के ढेर में बदल गया। शैतान सन्न रह गया था। उसका सबसे बड़ा हथियार नष्ट हो चुका था। इसके बाद समर आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ मौत की आहट थी। उसने खतरनाक किलिंग इंटेंट से उस शैतान को देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा दादा हूं। ठाकुर परिवार का आंगन युद्ध भूमि में बन चुका था। समर को अपनी तरफ आता देखकर भक्षक शैतान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक 2 मीटर लंबी विशाल तलवार निकाली। उस पर बनी शैतानी मोहरे चीख रही थी। यह एक सुप्रीम लेवल का स्पिरिचुअल खजाना था। समर ने अपनी फायर एम्पर तलवार वापस रख दी। वो जानता था कि उसकी आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल की तलवार इस सुप्रीम हथियार के सामने टिक नहीं पाएगी। उसे अब अपने शरीर पर भरोसा करना था। शैतान ने तलवार लहरा दी। आकाश और धरती को चीरती हुई काली एनर्जी समर की तरफ झपट गई। समर ने अपनी नंगी फिस्ट से वार को रोक दिया और वो 1 कदम पीछे हटा। उसकी फिस्ट पर एक हल्की दरार पड़ी, जिसे सुनहरा खून बहने लगा। शैतान हैरान था। उसकी सुप्रीम तलवार भी इस इंसान के 2 टुकड़े नहीं कर पाई। समर की आंखों में उत्साह की चमक थी। इस चोट ने उसके मोर्टल बॉडी की सोई हुई क्षमता को जगा दिया था। उसने अपने शरीर में गोल्डन आभा प्रवाहित की। उसके घाव भरने लगे। टूटी ही त्वचा की जगह नई सख्त त्वचा ने ले ली। यह दर्दनाक था, लेकिन बड़ा जरूरी था। शैतान ने फिर से हमला किया। तलवार की बौछार समर पर टूट पड़ी, लेकिन समर हर वार को अपनी फिस्टों से रोकता रहा। हर चोट के साथ वो और स्ट्रोंग होता गया। तभी उसे फिस्ट की 7वीं तकनीक का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय उस शैतान ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कायर, बचना बंद कर और आगे से बराबर के वार कर। उसकी बात सुनकर समर हंसा और उसने उपहास करके कहा, जैसे आपकी इच्छा। और यह कहकर उसने मुंह से काली सांस छोड़ी। उसके फिस्ट पर नर्क के टैडपोल रून उभर आए थे। उसने चिल्लाकर कहा, 7वीं मुट्ठी, शरीर विध्वंसक। और ये चिल्लाकर समर ने हवा में पंच मारा। एक विशाल काली फिस्ट प्रकट हुई, जिसमें नर्क की पावर थी। आगे से शैतान ने अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार और समर की फिस्ट एक जोरदार धमाके के साथ एक दूसरे से टकरा गई और एक ही वार में शैतानी तलवार कांच की तरह चकनाचूर हो गई। शैतान की आंखों में दहशत भर गई। उसका सबसे पावरफुल हथियार अब नष्ट हो चुका था। वो बेचारा डर के मारे भागने के लिए मुड़ने लगा, लेकिन तभी समर ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, भागना चाहते हो, लेकिन अफसोस, अब तुम भाग नहीं सकते। यह कहकर समर ने हवा में छलांग लगाई। पलक झपकते ही शैतान की पीठ पर जोरदार पंच दे मारा। भक्षक शैतान का शरीर बीच से 2 टुकड़ों में फट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। वहीं ये सब देखकर टिया और वैष्णवी भी सन रह गई थी। वो शैतान जिसने हजारों लोगों को मार डाला था, समर के एक पंच से 2 हिस्सों में बट गया था। वो दोनों सोच रही थी कि वो शैतान मारा गया है, लेकिन समर ही जानता था कि शैतान की आत्मा अभी भी जिंदा थी। उसने अपने मन से फायर ड्रैगन को बुलाया, मुस्कुराकर कहा, सीनियर, खाने का समय आ गया है। तभी समर के सिर के ऊपर एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने अपना मुंह खोला और शैतान की काली आत्मा को निगल गया। एक संतुष्ट डकार के साथ ड्रैगन वापस समर के शरीर में सो गया।
समर अभी शैतान की लाश को देखकर मुस्कुरा रहा था, तभी उसको एक रोने की आवाज सुनाई थी। उसने मुड़कर देखा तो टिया अपने पापा परिवार के सूखे लाशों के बीच बैठकर विलाप कर रही थी। समर उसके पास गया, उसने कंधे पर हाथ रखकर उसको दिलासा देकर कहा, टिया, मरे हुए वापस नहीं आते, उन्हें शांति से विदा करो। उन्होंने मिलकर शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद समर ने टिया को संभाला। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद समर ने टिया से जाने की अनुमति मांगी। उसने टिया के पास जाकर कहा, टिया, मुझे अपनी पत्नी कियारा को ढूंढना है, इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर टिया की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा, लेकिन उसने समर को नहीं रोका, बल्कि जबरदस्ती मुस्कुराकर एक स्टोरेज रिंग समर को देकर कहा, समर, यह मेरी कृतज्ञता है, इसे लेने से मना मत करना प्लीज। समर ने भी तुरंत उसकी बात मान ली। उसे वो स्टोरेज रिंग ले ली, फिर उसको अलविदा कहके वहां से निकल गया। काला पीला और वैष्णव भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। समर ने वैष्णव को वही टिया के पास रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी और अंततः समर को उसको साथ लेकर जाना ही पड़ा। जब वो तीनों शहर से बाहर पहुंचे तो काले पीले ने अपनी नाक हवा में उठाई और हवा को सूंघने लगा। अब वो 8वें स्टेज का मास्टर था, 10,000 मील तक सूंघ सकता था। थोड़ी देर हवा को सूंघने के बाद पिल्ले ने समर से कहा, समर, मुझे हमारे साथियों की गंध नहीं आ रही है, वो शायद बहुत दूर हैं, लेकिन मुझे एक और गंध आ रही है, तुम्हारी दोस्त इंस्पेक्टर जिया शेखावत की। उसकी बात सुनकर समर चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, जिया शेखावत, इंस्पेक्टर जिया, वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो पृथ्वी के रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और समर के सबसे करीबी दोस्त थी। उसने जल्द से पिल्ले से पूछा, पिल्ले, वो कहाँ है? पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, वो 8,000 मील दूर अवंतिका शहर में है। वे बिना समय गवाए अवंतिका शहर की तरफ निकल पड़े। यह शहर अद्भुत था। इसकी दीवारें कीमती मैट्रोइड स्टोन से बनी थी। उनको शहर में प्रवेश करने के लिए 10 लाइफ पत्थर देने पड़े। अंदर का नजारा भव्य था और हर तरफ क्रिस्टल की इमारतें, पावरफुल साधकों की भीड़ थी। शहर में दाखिल होते ही समर ने काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, सुनकर बताओ वो कहाँ है? पिल्ले ने एक तरफ इशारा करके कहा, वो 1 किलोमीटर दूर उस रेस्टोरेंट में है। पिल्ले के मार्गदर्शन में वे गगनचुंबी क्रिस्टल इमारत के सामने पहुंच गए। फिनिक्स पैलेस। एंट्री गेट पर एक उड़ते हुए फिनिक्स की मूर्ति थी। वहां पर 4 काले बख्तरबंद गार्ड रास्ता रोक कर खड़े थे। उन्होंने समर और उसके साथियों को भी रास्ते में ही रोक लिया। समर ने उनकी तरफ देखकर कहा, हम यहाँ खाना खाने आए हैं। लेकिन एक गार्ड ने भाला उठाकर कहा, रुक जाओ, आज तीसरी प्रिंसेस यहाँ भोजन कर रही है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं। समर ने पिल्ले की तरफ देखकर कहा, तीसरी प्रिंसेस? पिल्ले ने कहा, जिया की गंध इसी इमारत के अंदर से आ रही है। उसकी बात सुनते ही समर का माथा ठनक गया। उसने मन ही मन में सोचा कि कहीं जिया और वो प्रिंसेस एक तो नहीं, या फिर कहीं वो प्रिंसेस की दासी तो नहीं। समर ने गार्ड्स की परवाह किए बिना स्पिरिचुअल एनर्जी गले में एकत्रित की। उसने जोर से आवाज लगाई जो 2 किलोमीटर तक गूंज गई। उसने चिल्लाकर कहा, जिया, जिया। वही इमारत के अंदर सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बहुत खूबसूरत युवती अपने सहेली प्रिंसेस रेड स्वेलो के साथ चाय पी रही थी। ये तीसरी प्रिंसेस थी, इंद्र प्रदेश देश की राजा की लाडली। जैसे आवाज उसके कानों में पड़ी, उसके हाथ से चाय का प्याला छूट गया। छंस की आवाज के साथ वह विश्वास में जम गई। यह वही आवाज थी जिसे वो बरसों से अलग दुनिया में अपने दिल में संजोए बैठी थी। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, समर। जी हाँ, सिर्फ उसके माता पिता ही उसका नाम पुकारते थे, या फिर वो जब दुनिया में नहीं होना चाहिए था। उसकी सहेली प्रिंसेस रेड स्वेलो उसे हैरान होकर देखने लगी। नीचे पैलेस के चारों राक्षसों के पसीने छूट गए। लंबे गार्ड ने अपने काले स्टील का भाला तान कर कहा, कमीने, शाही प्रिंसेस का नाम लेकर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? लगता है तुम अपनी मौत की तलाश में यहां आ गए हो। यह कहकर उसने अपना भाला समर पर वार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि भाला समर को छू पाता, ऊपर से एक सुरीली लेकिन कड़क आवाज आई, रुक जाओ। इसके साथ ही हरी ड्रेस में प्रिंसेस रेड स्वेलो सीढ़ियों से नीचे उतरी। उनकी सुंदरता और आभा देखकर गार्ड्स ने तुरंत झुककर कहा, प्रिंसेस रेड स्वेलो। रेड स्वेलो ने तुरंत उनको ऑर्डर देकर कहा, भाले नीचे करो, तीसरी प्रिंसेस ने इस युवक को ऊपर बुलाया है। उसका यह ऑर्डर सुनकर गार्ड सन्न रह गए। रहस्यमय तीसरी प्रिंसेस जो कभी किसी पुरुष से नहीं मिलती थी, उसने एक अजनबी को बुलाया और यह खबर आग की तरह फैलने वाली थी। वहीं उनको पूरी तरह से इग्नोर करके
रेड स्वेलो समर, वैष्णवी और काले पिल्ले को लेकर ऊपर चढ़ गई। फिनिक्स पैलेस अंदर से किसी अपने सपने जैसा था। फर्श सफेद क्रिस्टल से बना था, दीवारें मोतियों से जड़ी थी, छत पर सोने की परत थी। ये विलासिता किसी राजा के महल को भी मात देती थी। तीसरी मंजिल पर खिड़की के पास बांस के पर्दों के पीछे एक आकृति बैठी थी। उसने सफेद ड्रेस पहनी थी, उसके चेहरे पर महीन घूंघट था। उसको देखते ही समर की धड़कनें तेज हो गई। उसने काले पिल्ले से टेलीपैथी से पूछा, पिल्ले, क्या ये वही है? पिल्ले ने संशय में सिर हिलाकर कहा, हाँ, इसकी खुशबू छिया जैसी है, लेकिन थोड़ी अलग। शायद इसने कोई तकनीक इस्तेमाल की। पिल्ले की बात सुनते ही समर ने सीधे पर्दे की तरफ देखकर पूछा, तीसरी प्रिंसेस, आपने मुझे क्यों बुलाया? लेकिन पर्दे के पीछे कोई जवाब नहीं आया। बस एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। उन भावनाओं में एक ऐसा तूफान था जिसे समर ने पहचान लिया। वो पर्दा उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी प्रिंसेस रेड स्वेलो उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने समर को रोककर कहा, वहीं रुको, देश के रूल्स मत भूलो। तुम्हें प्रिंसेस से 5 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। उसकी बात सुनते ही समर रुक गया। वो रेड स्वेलो से लड़ना नहीं चाहता था। माहौल में भारी तनाव था, जो अचानक नीचे से आए शोर से टूट गया। किसी ने चिल्लाकर कहा, हटो मेरे रास्ते से, आज मैं भी देखता हूं मुझे कौन रोकेगा। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज आई। यंग प्रिंस, जो किंग अभिराज का बेटा था, वो राक्षसों को पीटते हुए ऊपर पहुंच गया था। वो 20 साल का एक घमंडी और क्रूर युवक था। उसने एक ही बार में रक्षकों को बेहोश भी कर दिया था। उसने तीसरी प्रिंसेस को घूर कर कहा, तीसरी प्रिंसेस, मैंने तुम्हारे आगे मैरिज प्रपोजल रखा था, जिसे तुमने ठुकरा दिया, और अब तुम इस देहाती के साथ यहां बैठी हो। उसकी बात सुनते ही तीसरी प्रिंसेस की आंखों में क्रोध आ गया। उसने गुस्से में अपने दांत खींचकर कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं। मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूंगी। अब चुपचाप यहां से चले जाओ, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। वही अपमानित प्रिंस का चेहरा लाल हो गया। अपना गुस्सा उसने समर पर मोड़ा और चिल्लाकर कहा, यह गंदा सा लड़का यहां क्या कर रहा है? यह जगह रईसों के लिए है। ए फटीचर, चुपचाप यहां से निकल जाओ। हालांकि उसके इंसल्टिंग भरी बातें सुनकर समर शांत रहा, लेकिन उसके बगल में खड़ा काला पिल्ला बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो आगे आया और इंसानी भाषा में बोला, ओ भाई, ये बदतमीज कहां से आया है? मेरे दोस्त से तमीज से बात कर, वरना मैं अपनी पास से तेरा दम घोट दूंगा। उसकी बात सुनते ही प्रिंस की आंखें फटी रह गई। एक कुत्ता उसे डांट रहा था। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुच्छ जानवर, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। उसने एक भयानक पंच की तरफ हाथ चलाया। यह हेवन एम्परर लेवल का हमला था, लेकिन पिल्ला अपनी जगह से नहीं हिला। जैसे मुक्का उसके पास आया, उसने प्रिंस की एनर्जी को चबा लिया। प्रिंस ने हैरानी से चीख कर कहा, क्या उसने मेरा हमला खा लिया? शर्मिंदगी और गुस्से में उसने कलाई से एक हथियार निकाला, गोल्डन सन ब्लेड। ये 2 मीटर लंबा सुप्रीम लेवल का खजाना था, जिस पर सूर्य के रूइन चमक रहे थे। इससे निकलती गर्मी ने पैलेस की छत में छेद कर दिया। तभी उसके इस सुप्रीम हथियार को देखकर तीसरी प्रिंसेस ने चिल्लाकर कहा, पागल हो गए हो क्या? ये सुप्रीम हथियार है, तुम यहां तबाही मचा दोगे। लेकिन प्रिंस ने तलवार हवा में लहराई और ठंडे स्वर में कहा, यह कुत्ता तो आज मरेगा। तभी एक जलता हुआ छोटा सा सूरज पिल्ले की तरफ झपटा। इस बार पिल्ला डर गया। यह हमला उसकी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन इससे पहले आग उसको छूती, समर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे जलते हुए सूरज को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। समर ने थोड़ा जोर लगाया। यह सुप्रीम एनर्जी का गोला कांच की तरह बिखर कर गायब हो गया। यह देखकर प्रिंस सन्न रह गया। उसने हकला कर कहा, तुमने मेरे मेरे हमले को नंगे हाथ से रोक दिया। आगे से समर ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, बहुत कमजोर, चले जाओ, आज मेरा किसी को मारने का मन नहीं है। लेकिन प्रिंस का अहंकार उसे पीछे हटने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने गुस्से में कहा, अभी तो मैंने अपनी असली ताकत दिखाई नहीं, अब देखो, गोल्डन सन मिराज ब्लेड तकनीक। प्रिंस ने दहाड़ लगा दी। उसकी तलवार से एक नहीं बल्कि 4 गोल्डन किरणें निकली, जो 4 अलग अलग दिशाएं, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ से समर की तरफ झपट गई। तभी तीसरी प्रिंसेस ने चिल्लाकर समर को चेतावनी देकर कहा, सावधान, ये पिता की तकनीक है। 4 में से 3 नकली है और एक सिर्फ असली है, उसी को पहचानो। उसकी बात सुनते ही समर ने अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट कर दिया। उसकी आंखों में गोल्डन चमक आ गई। उसने तुरंत देख लिया कि उसके बाईं तरफ से आ रहा हमला ही असली है।
उसने बाकी 3 को नजरअंदाज किया। बाईं ओर घुमा और उसकी फिस्ट पर इस बार गोल्डन नहीं बल्कि काली रोशनी थी। यह हेल फिस्ट का 7वां स्टेज था। समर की काली मुट्ठी और प्रिंस की गोल्डन तलवार हवा में टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ प्रिंस की तलवार की आभा चकनाचूर हो गई थी। अब की बार प्रिंस पीछे जा गिरा। प्रिंस ने बड़बड़ा कर कहा, असंभव। उसकी सुप्रीम तकनीक एक बच्चे के खेल की तरह विफल हो गई थी। वहीं इधर समर ने धूल झाड़ी और ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था यहां से चले जाओ। उसकी बात सुनते ही प्रिंस का चेहरा अपमान से काला पड़ गया। वो किंग अभिराज का बेटा था। वह ऐसे हार नहीं मान सकता था। उसने अपने पीछे खड़े भूरे कपड़ों वाले एल्डर की तरफ देखा। उसको ऑर्डर देकर कहा, गहन सिद्धांत साधक, इस आदमी को मेरे लिए खत्म कर दो। उसकी बात सुनते ही वो एल्डर जो अब तक साई की तरह खड़ा था, एक कदम आगे बढ़ा। फिनिक्स पैलेस का वो क्रिस्टल फर्श जो हजारों साल पुराना और अभेद्य था, उस एल्डर के केवल एक कदम से चटक गया। वहीं उसकी एनर्जी को फील करते ही समर की आंखें सिकुड़ गई। ये कोई साधारण फाइटर नहीं था। यह आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल का फाइटर था। समर के लिए असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। वहीं उस एल्डर को आगे बढ़ता देखकर बांस के पर्दे के पीछे तीसरे प्रिंसेस के चेहरे के भाव भी कठोर हो गए थे। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, गहन सिद्धांत साधक, तुम तो प्रधान के मास्टर हो। तुम अपने से इस छोटे किसी व्यक्ति पर हाथ कैसे उठा सकते हो? गहन सिद्धांत साधक ने तीसरी प्रिंसेस की तरफ देखा। उसके बाद का जवाब देकर बोला, मैं सिर्फ यंग प्रिंस की आज्ञा का पालन करता हूं। मैं किसी भी आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल का मास्टर का अपमान नहीं करता हूं। वहीं तीसरी प्रिंसेस की आंखों में चिंता आ गई। वो जानती थी कि किंग भी आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के साधकों को पूरी तरह से मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी प्रिंसेस ने ठंडी आवाज में कहा, गहन सिद्धांत साधक, फिनिक्स पैलेस मेरे पिता के ऑर्डर पर बनाया गया था। इसे डैमेज करना देशद्रोह है। क्या तुम किंग का विरोध करना चाहते हो? अब की बार उसकी बात सुनकर साधक की भौहें तन गई। वो सुप्रीम किंगडम लेवल के पहले स्टेज का फाइटर था, लेकिन देश के किंग तीसरे स्टेज पर थे, इसलिए वो किंग का अनादर नहीं कर सकता था। उसने प्रिंसेस की तरफ देखा और धीरे से कहा, आपके कारण मैं वादा करता हूं, अगर समर ने मेरे वार को झेल लिया तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। वो जानता था कि समर उसका एक वार भी नहीं झेल पाएगा। हालांकि प्रिंसेस अभी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समर ने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। समर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। चलो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अपना पंच घुमा दो। समर का कॉन्फिडेंस देखकर साधक की आंखों में नाराजगी आ गई। उसने अपने विशाल लाइफ एनर्जी को अपने पंच में समेट लिया। उसका इरादा समर को एक ही वार में मारने का था। साधक ने लापरवाही से अपना दाहिना पंच घुमाया। ये वोल्ट फिस्ट थी जो डायमेंशनों को पार करके सीधे लक्ष्य पर वार करती। यह तकनीक सिर्फ आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के फाइटर ही कर सकते थे। वहीं समर को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उसने चिल्लाकर कहा, शरीर को चकनाचूर कर देने वाली 7वीं फीस्ट। उसने इतना ही कहा था, एक विशाल काली फीस्ट प्रकट हो गई। वर्ल्ड फीस्ट से टकरा गई। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। अंतरिक्ष टूटे हुए शीशों की तरह चटकने लगा। उन दोनों की टक्कर से फिनिक्स पैलेस डगमगाने लगा था। तभी अचानक एक हरे रंग के कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी आ गया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक विशाल रक्षात्मक एनर्जी कवच बनाया, जिसने फिनिक्स पैलेस को विनाश होने से बचा लिया। वहीं उस बूढ़े आदमी को देखते ही तीसरी प्रिंसेस की आंखें चमक उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, ग्रैंड चैम्बरलेन, आप भी यहाँ मौजूद हैं। ग्रैंड चैम्बरलेन किंग के एम्प्लॉयज का हेड। उसने तीसरी प्रिंसेस की बात के जवाब में मुस्कुराकर सिर हिलाया। वहीं धमाके की एनर्जी से वैष्णवी और प्रिंसेस रेड स्वेलो बेहोश हो गई। सिर्फ ग्रैंड चैम्बरलेन और तीसरी प्रिंसेस इसे सहन कर पाए थे। समर यह देखकर हैरान था। प्रिंसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे उसे यकीन हो गया कि उसके पास राज तो जरूर है। दूसरी तरफ गहन सिद्धांत साधक भी स्तब्ध था। यह देखकर हैरान था कि समर, जो सिर्फ 8वें स्टेज पर था, उसने आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के फाइटर के वार को रोक दिया। वहीं इस टकराव से शाही शहर के कई पावरफुल संगठनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया गया था। समर एक उभरता हुआ सितारा बन चुका था। समर ने साधकों की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, गहन सिद्धांत साधक, तुमने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारा एक वार झेल लिया तो तुम यहां से चुपचाप चले जाओगे। अब तुमने मुझे एक पंच मारा, मैंने उसे रोक लिया, इसलिए अब तुम जा सकते हो। साधक का चेहरा अपमान से लाल हो गया था। उसके बगल में खड़ा यंग प्रिंस भी गुस्से में था, लेकिन शर्त के मुताबिक उसे पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जाने से पहले यंग प्रिंस ने समर को घूर कर कहा, तुम बस इंतजार करना। यह कहकर वो साधक वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद समर ने राहत की सांस ली। उसका मेन मोटिव कुछ और ही था। उसने तीसरी प्रिंसेस की तरफ देखा और उसे सीधा एक प्रश्न पूछा, क्या आप जिया हैं? प्रिंसेस के चेहरे पर मिश्रित भाव आ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुड़कर वहां से चली गई। समर उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन ग्रैंड चैम्बरलैन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। ग्रैंड चैम्बरलैन ने उसके रोक कर कहा, छोटे लड़की, अभी किंग का ऑर्डर है। उन्होंने तीसरी प्रिंसेस को अभी बुलाया है। तुम्हारे जो भी प्रश्न हो तुम बाद में पूछ सकते हो। उसके बाद ग्रैंड चैम्बरलैन सूल्य में विलीन हो गई। पैलेस के रास्ते पर एक अवरोध छोड़ गया। समर ने देखा, एक आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल की व्यू रचना थी जिसे तोड़ना संभव नहीं था। तभी समर पलटा और उसने वैष्णवी की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश नीचे जमीन पर पड़ी थी। वो वैष्णवी को अपनी तरफ एनर्जी से होश में लेकर आया। होश में आते ही वैष्णवी ने समर को देखा। आज उसे एहसास हुआ कि समर की ताकत किसी भी आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के फाइटर से कम नहीं है। उसके मन में उसने कसम खा ली कि वो हमेशा समर का साथ देगी। इसके बाद फिनिक्स पैलेस से वो बाहर निकल आई, लेकिन जैसे वो अपने रास्ते पर चलने लगे, उन्हें कुछ कदम चलने के बाद एक हट्टे कट्टे आदमी ने समर का रास्ता रोक लिया। वो आदमी लगभग 7 फीट का लंबा था और उसने तभी उसके पास आकर उसे धमकी देने की कोशिश की। समर ने उसको अपने रास्ते में देखकर पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं मार्शल आर्ट लाइंस का वाइस कमांडर हूँ। क्या तुमने हमारे बारे में नहीं सुना? उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिला दिया। तभी उस आदमी ने गर्व से कहा, मार्शल आर्ट अलायंस पावर को इंपोर्टेंस दे और पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ उसको बताया। उसने समर को मार्शल आर्ट अलायंस में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया था। समर ने कुछ सोचकर कहा, माफ करना, मैं अभी फिलहाल किसी संगठन में शामिल होने का प्लान नहीं बना रहा। उसकी बात सुनकर वाइस कमांडर हैरान रह गया। उसने प्रलोभन देकर कहा, शायद तुम्हें मार्शल आर्ट लाइंस के शामिल होने का फायदा नहीं पता। हमारे पास हेवन और सुप्रीम लेवल की तकनीकें हैं और हम तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे संसाधन देंगे। लेकिन समर ने फिर भी मना कर दिया, आगे बढ़ गया। वाइस कमांडर को यह नहीं पता था कि समर के पास पहले ही एंशिएंट अमर लेवल की तकनीक है, जिनके सामने हेवन एम्पर लेवल की तकनीकें कुछ भी नहीं है। तभी चलते चलते वैष्णवी ने पूछा, समर भाई, अब हम कहाँ जा रहे हैं? समर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, चलो आज रात काटने के लिए एक सराय ढूंढते हैं। वहां चलते चलते उन्होंने एक सराय देखी। सभी बहुत बढ़िया थी, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअल बैम्बू इन सराय को रहने के लिए सिलेक्ट किया। यह सराय हरे स्पिरिचुअल बांस से बनी थी, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर थी। एक सुंदर लेडी अटेंडेंट ने उनका स्वागत किया। समर ने टिया द्वारा दिए गए लाइफ पावर का इस्तेमाल करके 2 कमरे बुक कर लिए। वो बहुत ही कमरे लग्जरी थे। कमरे में दाखिल होते ही समर ने काले पिल्ले से पूछा, क्या तुम्हें यकीन था कि तीसरी प्रिंसेस जिया थी? यह सवाल वो कब से पिल्ले से पूछना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। काले पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, उसकी खुशबू जिया जैसी ही थी, लेकिन उसने इसे छिपाने की हाई लेवल के इस्तेमाल किया है। उसकी बात सुनकर समर सोच में पड़ गया कि वो धरती से यहाँ कैसे जिया को ढूंढ रहा था। उसी समय उधर शाही महल के भीतर इंद्रप्रस्थ का युवराज अपने जेड बिस्तर पर आराम कर रहा था। उसके पास खड़ा एक जासूस उसे शहर की ताजा खबरें दे रहा था। शहर का आगमन और उसकी ताकत अब शाही नजरों से छिपी नहीं रह सकती थी। काले कपड़ों वाले पहरेदार ने जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका सिर झुका हुआ था और आवाज में गहरा सम्मान था। उसने सम्मान भरी आवाज में कहा, हाईनेस, युवराज को रिपोर्ट कर रहा हूँ। तीसरी प्रिंसेस फिनिक्स पैलेस में एक युवक से मिली। किंग अभिराज के पुत्र यंग प्रिंस ने उसे चैलेंज दिया, लेकिन उस युवक ने यंग प्रिंस को एक ही वार में पराजित कर दिया था। युवराज ने इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, यंग प्रिंस सारा दिन मौज मस्ती में बिताता है। जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उसका हारना स्वाभाविक है। लेकिन तभी राक्षस ने थोड़ा संकोच करके कहा, प्रिंस, वो युवक साधारण नहीं है। उस युवक का नाम समर है। उसने न सिर्फ यंग प्रिंस को हराया, बल्कि आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज के मास्टर गहन सिद्धांत साधक को वार को भी आसानी से रोक दिया था। ये बात सुनकर युवराज के चेहरे के भाव बदल गए। वो सीधे बैठ गया। उसकी आंखों में एक ठंडक चमक आ गई। मार्शल आर्ट पावर से आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के फाइटर का सामना करना छोटी बात नहीं थी। युवराज ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, समर को जल्दी से ढूंढो, उसे मेरे पैलेस में बुलाओ। उसे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ इंद्रप्रस्थ के दूसरे प्रिंस के महल में यही खबर पहुंची, लेकिन युवराज के विपरीत दूसरे प्रिंस की आंखों में उत्साह था। दूसरे प्रिंस ने एक्साइटेड होकर कहा, मैं इस समर से मिलने जा रहा हूं।
यह कहकर वो दरवाजे की तरफ चल पड़ा। तभी उसके सलाहकार ने उसे रोक कर कहा, दूसरे प्रिंस, मैं उसको आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लेकर आता हूँ, आपको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरे प्रिंस ने कहा, नहीं, मैं खुद जाऊंगा, मुझे अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। वहीं इधर स्पिरिचुअल सराय बेम्बू में समर और काला पीला बातचीत कर रहे थे। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। समर ने दरवाजा खोला तो सामने एक काले कपड़ों वाला गार्ड खड़ा था, जिसकी आंखों में अहंकार और शरीर के अंदर से आत्म हेवन किंगडम लेवल के 9वें स्टेज की एनर्जी झलक रही थी। गार्ड ने घमंड से कहा, मेरे साथ युवराज के महल में चलो, युवराज तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन समर को उसका लहजा पसंद नहीं आया। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास समय नहीं है। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। पूरी सराय में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने यह सीन देखा वो लोग कानाफूसी करने लगे। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर कहा, इस युवक ने युवराज के इनविटेशन को ठुकरा दिया और युवराज के गार्ड के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बड़ी हिम्मत है इस लड़के में। वहीं उन लोगों को यह उपहास भरी बातें सुनकर बाहर खड़े खाड़ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया। जब वो काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा, समर ने परेशान होकर काले पिल्ले की तरफ देखकर कहा, पिल्ले, जाओ इस आदमी को सबक सिखाओ, ये बहुत शोर मचा रहा है। उसकी बात सुनते ही काले पिल्ले ने जाकर दरवाजा खोला। उसने गार्ड को देखकर कहा, शोल। वो उसको ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे किसी जानवर को वहां से भगा रहा हो। गार्ड ने अपमानित महसूस करके पिल्ले को कुचलने के लिए अपनी लाइफ पावर से फिस्ट उठाई, लेकिन काले पिल्ले ने तिरस्कार पूर्वक नजर से उसको देखा और अपने पंजे से एक जोरदार वार कर दिया। गार्ड की एनर्जी फिस्ट कांच की तरह बिखर गई। इसके बाद पिल्ले ने उसके सीने पर वार किया, फिर उसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। गार्ड नीचे गिरा। उसका चेहरा सूज गया। उसने गुस्से में दहाड़ कर कहा, नालत है तुम कुत्ते पर, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन आगे से पिल्ले ने तिरस्कार पूर्वक अपना पंजा उठाकर कहा, मूर्ख, यहाँ आओ और अपने पापा कुत्ते को थप्पड़ मारने दो। यह उसकी बात सुनकर गार्ड और भी ज्यादा गुस्से में था। गार्ड ने गुस्से में अपना एक काला ब्लेड निकाला और एनर्जी की किरण छोड़ दी। लेकिन पिल्ले ने हवा में उछलकर उस एनर्जी को अपने पंजों से ही तोड़ दिया। बिजली की स्पीड से गार्ड के गाल पर एक तमाचा जड़ा। गार्ड लुढ़कता हुआ सराय के बाहर जा गिरा। पिल्ले ने हाथ हिलाकर कहा, कचरा, और वापस अंदर आ गया। अपान की आग में जलकर गार्ड ने अपनी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। शाही गार्ड्स को बुला लिया। कुछ ही देर में 100 से ज्यादा शाही गार्ड सराय को घेर ले। सराय का मालिक ने जैसे ही उन सभी को देखा, डर के मारे कांप कर समर के पास आया। उसके बाद सुनकर समर बाहर निकला। सामने हथियारों से लैस सेना खड़ी थी। उनका नेतृत्व शाही सिक्योरिटी दल का वाइस कैप्टन कर रहा था। वो समर को मारने का प्लान बना रहे थे। तभी एक स्पष्ट आवाज गूंजी, रुक जाओ, तुम्हें इस सराय को घेरने के लिए किसने कहा? ये दूसरा प्रिंस था। गोल्डन लबादे में वो भव्य लग रहे थे। उसको देखते ही सभी गार्डों ने तुरंत घुटने टेक दिए। दूसरे प्रिंस ने कैप्टन को फटकार कर कहा, मेरे पापा के ऑर्डर के बिना शाही गार्डों को कहीं भी तैनात करना कानून का उल्लंघन है। लेकिन फिर भी मैं दिखावा करूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा। अगर तुम सजा नहीं पाना चाहते तो जल्दी से यहां से भाग जाओ। कैप्टन, जो युवराज के प्रभाव में था, दूसरे प्रिंस की बात सुनकर डर के मारे पसीने से भीग गया। अपनी जान बचाकर भाग गया। दूसरे प्रिंस ने युवराज के गार्ड को कुछ कहे बिना डरा भगा दिया था। भीड़ छंट जाने के बाद दूसरा प्रिंस समर के पास गया। उसने बहुत ही विनम्रता से समर से कहा, शाही रक्षक मेरे पापा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए आपको हुई असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। समर, जो विनम्रता से इंप्रेस हो गया था, वो हल्के से मुस्कुराया और उसने मुस्कुरा कर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। जब सराय के मालिक ने उनका इंट्रो कराया तो प्रिंस ने समर को खाने पर इनवाइट किया। समर सहमत हो गया और वो यूनियन रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। यूनियन रेस्टोरेंट शाही महल शहर का गौरव था, जहां स्पिरिचुअल भोजन परोसा जाता था। दूसरे प्रिंस ने समर को अच्छी तरह से जगह पर बिठाया और महंगे लाइफ पावर पत्थरों से भुगतान किया। खाने के दौरान समर ने महसूस किया कि दूसरा प्रिंस न सिर्फ विनम्र है बल्कि एक सच्चा इंसान भी है। उसे लगा कि वो प्रिंस की मदद कर सकता है। तभी समर ने अचानक से उससे पूछा, क्या हाल ही में जब आपने प्रैक्टिस की थी तब आपको बाईं तरफ की तीसरी पसली में दर्द महसूस हुआ था? उसकी बात सुनते ही दूसरे प्रिंस के हाथ से प्याला लगभग छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसका दर्द उसका सबसे बड़ा राज था, जो उसने अपने पापा को नहीं बताया। प्रिंस ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? समर ने शांत भाव से मुस्कुराकर जवाब देकर कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तकनीक को आप विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी गलती है। प्रिंस ने सिर हिलाकर कहा, यह एम्परर लेवल की तकनीक है, मेरे पापा ने इसकी प्रैक्टिस की
इसमें गलती कैसे हो सकती है? उसकी बात सुनकर समर के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। वो जानता था कि एंशियंट अमर तकनीकों के सामने ये शाही तकनीकी बच्चों का खेल जैसी थी। समर ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप जिस तकनीक की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं, लेकिन आपका शरीर इस एम्परर लेवल की तकनीक के अनुकूल नहीं है। उसकी बात सुनकर दूसरा प्रिंसेस कंफ्यूज हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समर कह क्या रहा है। उसके चेहरे पर उलझन साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने आगे समझा कर कहा, जब आप गर्भ में थे तब आपकी तीसरी पसली घायल हो गई थी, जिस वजह से वहां ज्यादा कोल्ड एनर्जी एकत्रित हो गई। लेकिन जिस हेवन एम्पर लेवल की तकनीक की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फायर प्रधान है, इसलिए दोनों में संघर्ष हो रहा है। उसकी पूरी बात सुनकर दूसरे प्रिंस का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी मां पर हुए हमले और गर्भ की लगी चोट की बात सिर्फ उसके पापा को पता थी। समर की इतनी सटीक जानकारी ने साबित कर दिया कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं। प्रिंस ने खड़े होकर आदरपूर्वक समर को प्रणाम करके कहा, मेरे पिता भी इसका इलाज नहीं कर पाए, प्लीज इसमें मेरी मदद कीजिए। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग ये देखकर सन रह गए थे। शाही परिवार का इतना बड़ा मेंबर एक युवक के सामने झुक रहा है। तभी समर ने प्रिंस की कलाई थामी। उसे वो पुरानी ठंडक महसूस हुई। साधारण फायर इसे नहीं मिटा सकती थी, लेकिन समर के पास गोल्डन ज्वाला थी। उसने अपनी उंगलियों से गोल्डन ज्वाला को प्रिंस के शरीर में प्रवाहित करके धीरे से कहा, हाइनेस, आपको थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। प्रिंस का शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भट्टी में जल रहा हो। उनकी त्वचा से काला धुआं निकलने लगा, जो बरसों से जख्मी अशुद्धियों और ठंडक का प्रतीक था। यह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक थी, लेकिन प्रिंस ने दांत पीसकर इसे सहन कर लिया। कुछ ही पलों में 8000 डिग्री के तापमान वाली गोल्डन ज्वाला ने प्रिंस के शरीर पर उस जिद्दी ठंडक को जलाकर राख कर दिया था। उनके खत्म होते ही समर ने अपनी हथेली घुमाई और सारी गोल्डन ज्वाला को वापस खींच लिया। इसके बाद समर ने मुस्कुराकर पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपनी तकनीक की प्रैक्टिस करके देखिए। प्रिंस ने तुरंत अपनी हेवन एम्पर लेवल तकनीक का इस्तेमाल किया। एनर्जी बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हुई। देखते ही देखते एक जोरदार धमाके के साथ वो आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल के 8वें स्टेज पर पहुंच गया था। वर्षों की रुकावट दूर होने की खुशी में प्रिंस ने खुद वाइन की बोतल उठाई और समर के लिए जाम परोसा। तभी दूसरे प्रिंसेस ने आभार व्यक्त करके एक गोल्डन कार्ड निकाल कर कहा, यह कल होने वाली शाही नीलामी का इनविटेशन कार्ड है। वहां दुर्लभ खजाने, तकनीकें और जानकारी मिलती है। वहां आपको जरूर आना चाहिए। उसकी बात सुनकर समर की आंखें चमक उठी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, क्या वहां जानकारी खरीदी जा सकती है? प्रिंस ने कहा, जी हाँ। समर ने कार्ड एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचकर कि शायद वहां उसे अपने दोस्तों की खबर मिल जाए। जाने से पहले प्रिंस ने समर को अपना निजी टोकन दिया, जो शाही राजधानी में उसे सुरक्षा और सम्मान दिला सकता था। वहां दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसी समय उधर युवराज के माहौल बड़ा तनावपूर्ण हो चुका था। पिटा हुआ शाही रक्षक ऋत्विक, जिसका चेहरा सूजा हुआ था, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा था। उसने विलाप करके युवराज को भड़का कर कहा, हाइनेस, समर ने आने से इनकार कर दिया। उसने आपका भी अपमान किया। उसने मुझे और शाही रक्षकों को पीटा। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि दूसरे प्रिंस ने बीच में आकर उसे बचा लिया। वो दोनों दोस्त लग रहे थे। उसकी बात सुनते ही युवराज की आंखों में क्रूरता छा गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर ठंडी आवाज में कहा, दूसरे प्रिंस का दोस्त मेरा दुश्मन है। हमें उस समर को खत्म करना होगा। यह कहकर वो समर को मारने की प्लानिंग बनाने लगा। वहीं इन साजिशों के बेखबर समर और काला पिल्ला शाही शहर की सड़कों पर घूम रहे थे। समर ने डार्क नाइट एम्परर से वादा किया था कि वो उनकी आत्मा को मजबूत करने के लिए औषधियां भी ढूंढेगा। वही अब उस काम को करने के बारे में सोच रहा था। वो एक प्लेनेटरी एक्सिलर फार्मेसी के सामने रुके, लेकिन तभी दरवाजे पर एक नीले कपड़े पहने युवक ने उन्हें रोक दिया। युवक ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा, यहां सिर्फ आत्म साधकों को अंदर जाने की अनुमति है, कुत्तों को नहीं। यह बात सुनते ही काले पिल्ले की आंखों में गुस्सा आ गया। वो चेतावनी को अनसुना करके आगे बढ़ा तो युवक ने उसे धक्का देने की कोशिश की। तभी पिल्ले ने हवा में छलांग लगाई और जोरदार तमाचा उसकी युवक के मुंह पर जड़ दिया। ये देखते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। उनमें से एक लड़के ने गुस्साकर एक लड़के से कहा, अरे ये वही पिल्ला है जिसने युवराज रक्षक को पीटा था। लोग कानाफूसी करने लगे थे। तभी भीड़ के पीछे एक गंभीर आवाज गूंजी, मेरी दुकान में लड़ाई? किसकी हिम्मत हुई मेरी दुकान में लड़ाई करने की? इस आवाज के साथ एक सफेद बालों वाला एल्डर बाहर आ चुका था। वो झुककर चल रहा था, लेकिन उसके शरीर से आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल की एनर्जी आ रही थी।
वो इस फार्मेसी का मेन केमिस्ट था। एल्डर ने अपनी आभा से समर को दबाने की कोशिश की, लेकिन समर चट्टान की तरह स्थिर खड़ा रहा। यह देखकर एल्डर हैरान रह गया। उसने समर के सामने आकर पूछा, आपने मेरे एम्प्लॉय पर हमला क्यों किया? समर ने शांत जवाब से कहा, ग्राहक भगवान होता है, अगर कोई भुगतान कर सकता है तो उसे प्रवेश मिलना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। लेकिन आपके एम्प्लॉय ने हमें अपमानित किया, इसलिए मेरे साथी ने उसको मारा। एल्डर ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी फार्मेसी का मैनेजर दौड़कर आया। एल्डर के कान में समर और दूसरे प्रिंस के संबंधों और उनकी ताकत के बारे में बताने लगा। एल्डर की आंखों में समझदारी की चमक आ गई। वो जान गया कि समर कोई नॉर्मल युवक नहीं, वो आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के प्रेशर से भी इतना सहज खड़ा था। एल्डर ने अपनी एनर्जी वापस लेते हुए कहा, ठीक है, प्लेनेटरी एक्सीलर फार्मेसी में आप सभी का स्वागत है। आप और आपका पिल्ला अंदर आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने हल्के से सिर हिलाया। पिल्ले के साथ अंदर चला गया, जबकि वह अहंकारी एम्प्लॉय अब डर के मारे कांपने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। वहीं समर काले पिल्ले के साथ फार्मेसी के विशाल हॉल में चला गया था। यह जगह अब नॉर्मल थी, 1000 वर्ग मीटर में फैली हुई अनगिनत अमृत सजे थे। समर की नजरें सीधे स्पिरिचुअल अमृत वाले काउंटर पर गई। उसने अपनी तलवार में सो रही डार्क नाइट एम्पर की आत्मा को जगाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल अमृत चाहिए था। तभी उसकी नजर एक एम्पर लेवल के 9वें स्टेज के अमृत पर पड़ी। उसमें से एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, लेकिन जैसे ही समर ने कीमत देखी, उसका दिल बैठ गया। उसके प्राइस टैग पर लिखा था, सो हेवन एम्पर लेवल के लाइफ पावर पत्थर। उसके पास सिर्फ एम्पर लेवल के पत्थर थे। पृथ्वी से आते समय उसे सारे हेवन एम्पर लेवल पत्थर खत्म भी हो चुके थे। उसके दूसरे विकल्प को देखा, लेकिन वो और भी महंगे थे। वो निराश हो गया और उसके पास कीमती जड़ी बूटी खरीदने के पैसे ही नहीं थे। तभी वही अहंकारी यंग एम्प्लॉय जिससे पहले उसकी दरवाजे पर बहस हुई थी, और समर के पास आया। उसने ताना मारने लगा। युवक ने समर का मजाक उड़ाकर कहा, मैं सोच रहा था कि तुम कितने रईस हो गए। तुम बस पावरफुल होने का नाटक कर रहे हो, जेब में फूटी कोड़ी नहीं, और सपने हेवन एम्पर लेवल के अमृत के देख रहे हो। उसकी बात सुनकर समर को गुस्सा आया, लेकिन सच्चाई यही थी कि वो इसे खरीद नहीं सकता था। लेकिन तभी उनके पीछे से एक स्वीट लेकिन दृढ़ आवाज गूंजी, कौन कहता है समर अमृत नहीं खरीद सकता? वो जो भी खरीदना चाहेगा, मैं उसका भुगतान करूंगी। समर ने मुड़कर देखा तो ये प्रिंसेस रेड स्वालो थी। एम्प्लॉय उसे देखकर ही सहम गया। तभी प्रिंसेस समर के पास आई और उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कौन सा अमृत चाहिए? मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी। लेकिन समर ने मना कर दिया। वो किसी के दया पर जीना नहीं चाहता था। उल्टा उसने प्रिंसेस से पूछा, प्रिंसेस, हेवन एम्परर लेवल के पत्थर कमाने का सबसे तेज तरीका क्या है? रेड स्वेलो ने मुस्कुराकर दीवार पर लगे एक बोर्ड की तरफ इशारा करके उसकी बात का जवाब देकर कहा, प्लेनेटरी एक्सक्लर फार्मेसी उस बोर्ड पर लिखे एल्केमी के कठिन सवालों के जवाब देने वालों को इनाम देती है। उसकी बात सुनते ही समर तुरंत उस जगह पर चला गया। वहां पर लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने हैरान होकर कहा, अरे क्या ये फाइटर अल्केमी भी जानता है? वहीं समर उस बोर्ड के सामने पहुंचा। उसके दिमाग में संतों की अल्केमी कला का ज्ञान मौजूद था, और उसके सामने ये सवाल बच्चों के खेल जैसे थे। पहला प्रश्न था, अमृत के अव्यय। समर ने बिना रुके जवाब दिया, गुइया घास, नर्क मिट्टी, काली रात की डंडी। दूसरा प्रश्न था, मैग्मा रॉक पिल पर काले धब्बे क्यों होते हैं? समर ने उसका जवाब लिखा, लावा का तापमान 5000 डिग्री से कम होने पर वो काली पड़ जाती है। समर एक के बाद सही उत्तर लिखता गया। 10, 20, 30 प्रश्न। ये पूरी फार्मेसी में सन्नाटा छा गया। लोग अविश्वास से खड़े थे। तभी फार्मेसी के मेन अल्केमिस्ट एंशियंट अमृत भट्टी एम्पर एक सफेद बालों वाला एल्डर बाहर निकल कर आया। वो समर की प्रतिभा से हैरान था। एल्डर ने हैरान होकर कहा, छोटे, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं ये हेवन एम्पर लेवल का स्पिरिचुअल अमृत मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट दूंगा। समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, पूछिए। एल्डर ने अपनी सबसे कठिन पहेली समर के सामने रखकर कहा, जब आकाश स्पिरिचुअल घास की जड़ टूट जाए तो उसे कैसे जोड़े? भीड़ सांस रोके समर का इंतजार कर रही थी। यह बिल्कुल असंभव प्रश्न था, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया था। तभी समर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, 3 चीजों की जरूरत होती है, कोल्ड स्पिरिचुअल वाटर, आइस स्नेक ब्लड और ग्रीन लकड़ी का रस। ये बात सुनकर एल्डर की आंखें फैल गई। यह बिल्कुल सही जवाब था। उसने तुरंत एक्सेप्ट करके कहा, अद्भुत।
और वादे के मुताबिक समर को एक हेवन एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल अमृत मुफ्त में दे दिया। इसके अलावा 30 सवालों के जवाब में उसे 500 हेवन एम्परर लेवल के पत्थर भी मिले। वहीं ये सब देखकर वो गेट वाला अहंकारी एम्प्लॉय अब शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा था। इसके बाद अमृत लेकर समर और काला पिल्ला वापस सराय लौट आए। समर ने कमरे को बंद किया और अपनी तलवार से डार्क नाइट एम्परर की आत्मा को बुलाया। डार्क नाइट एम्परर की आत्मा बड़ी धुंधली और कमजोर हो गई थी। समर ने कहा, सीनियर, इसे ग्रहण करें। डार्क नाइट एम्परर ने तुरंत दोनों अमृत की एनर्जी सोख ली। उनकी आत्मा काली रोशनी में चमक उठी और पहले से भी ज्यादा स्पष्ट हो चुकी थी। डार्क नाइट एम्परर ने गंभीर होकर कहा, छोटे, इस ग्रह पर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन क्रिम्सन फायर एम्परर है। वो बहुत ताकतवर है। जब तक तुम पूरी तरह से तैयार ना हो जाओ तब तक उससे मत उलझना। समर को चेतावनी देने के बाद वो वापस तलवार में चला गया। इसके बाद समर ने बिलेवल पर बैठकर स्वर्गीय अमर मंथन की साधना शुरू कर दी और तभी अचानक समर को एक तेज जानलेवा एनर्जी महसूस हुई। छत से एक काला तीर बिजली की गति से नीचे आया, सीधा समर के दिल की तरफ। समर ने पलक झपकते ही अपना हाथ उठाया और तीर को हवा में पकड़ लिया। कड़क की आवाज के साथ तीर 2 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। तीर पर हेवन एम्परर लेवल का भयानक जहर भी लगा था, जिस वजह से काली रोशनी समर की हथेली से होकर नशों में घुलने लगी और उसके अंगों को गलाने लगी। आखिर कौन था ये जिसने समर पर अब हमला कर दिया था? क्या होगा अब आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए सीक्रेट घर जमाई कहानी के साथ। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी और कहां से आप कहानी को देखते हैं।